स्पीकर साहब, मैं कोशिश करूँगा कि जो जो गुजारिशात मेरी कल की स्पीच में रह गई थी उन गुजारिशात को मैं जल्दी जल्दी जो है वो सारे पॉइंट्स कोशिश करूँगा कि बता सकूँ जो रह गए थे, जो इस बजट से रिलेटेड हैं, जो सिंध की आवाम से रिलेटेड जो कंसर्न है, जो मेरे इश्यूज़ हैं, मैं वो चाह रहा हूँ कि वो टेकअप हो जाए। स्पीकर साहब, कल मैंने अपनी बजट तकरीर का आगाज़ ऑब्वियसली स्पीकर साहब के शुक्रिया के बाद मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनकी तकरीर का हवाला दे के किया। उसके बाद मैंने टैक्सेशन में जहाँ पे लूप होल्स मौजूद हैं उसकी निशानदेही की कि फेडरल ट्रांसफ़र और जो हमारे प्रोविंशियल रेवेन्यूज़ की जो कलेक्शन है उसमें जो परसेंटेज वाइज जो हमारी अपनी सिंध की जानिब से जो कमी या कोताही है उसकी निशानदेही की। और उसके बाद मैंने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में तफसीलन गुफ्तगू की कि मुख्तलिफ़ महकमों में किस अंदाज से स्कीमें जो हैं वो रुल रही हैं। आज मेरी कोशिश ये होगी कि जब मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करूं तो कुछ बुनियादी नुक्ते हैं और उनको बतलाने से पहले मैं चाहूँगा कि दो चार ऐसे मसाइल हैं कि जिनसे सूबे की आवाम और कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिससे डायरेक्टली शहर कराची की आवाम जो है बड़ी अरसे से पत रही है, मुसीबतें आ गई हैं। और उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो है वाटर स्कैसिटी का। शहर कराची में 1200 MGD रोज़ाना की बुनियाद पे पानी की ज़रूरत होती है और इस शहर में लगभग 550 MGD या 450 MGD जो है वो पानी अवेलेबल है हमारे पास। और उस पानी की जो अवेलेबल है हमारे पास उसकी भी तकसीम में जो मसाइल थे, जो परेशानियां हैं, वो सब के सामने हैं। जो शहरी सिंध के नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने उनकी तमाम तकरीर को अगर मैं समराइज़ करूँ तो उसमें अब उन्होंने उन तमाम मेंबरान ने अपनी तकरीर में एक पोर्शन पानी के मसले की निशानदेही के लिए रखा हुआ था। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है, अंदाज़ा हो जाएगा स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, कि लोग और उन लोगों के नुमाइंदे कितना परेशान हैं। ये शहर कराची पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इस रीजन का बड़े शहरों में शुमार होने वाला, रीजन ही क्या पूरे दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होने वाला ये शहर है। और एक तरफ बात की जाती है जी हमने बड़ा जो है वो शहर कराची के लिए काम किया। यकीनन जो काम किया वो काबिल सताइश है, इसमें मतलब हम यहाँ खड़े होकर तारीफ़ करें नहीं करें, आवाम जानती है। मैं तो शुरू से पहले दिन से ये अप्रोच लेके बैठा हुआ हूँ कि भाई हुकूमत अगर काम अच्छा कर रही है तो हमें सेटिस्फाई करे नहीं करे, आवाम को सेटिस्फाई करते। जिस दिन आवाम समझ जाएगी कि आप जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं तो किसी जमात को आपको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत ही क्या है। K4 एक प्रोजेक्ट है और ये अरसे दराज से सुनते हुए आ रहे हैं। मैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि ये K4 की कहानी कहाँ से शुरू हुई, किसने टेकअप की, कौन सी हुकूमत की कौन सी लापरवाही थी जिसकी वजह से आज तक, जब हम आज यहाँ 2024 के बजट की डिस्कशन कर रहे हैं तो ये K4 का जो प्रोजेक्ट है ये समहाउ कंप्लीट नहीं हो सका है। और इस K4 के प्रोजेक्ट में कौन सी हुकूमत का कितना किरदार था। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि उसमें 25 अरब से शुरू हुआ था और 50-50% शेयर था सूबाई हुकूमत का और फिर वफाकी हुकूमत का। मैं बहैसियत नुमाइंदा शहरी सिंध अगर मैं बात करूं, शहर कराची चूँकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो कराची वाले पता है क्या डिप्टी स्पीकर साहब, उनको ये गर्ज नहीं है कि ये सूबाई हुकूमत ने बनाना है, ये वफाकी हुकूमत ने बनाना है, या किसी मेयर ने बनाना है, या किसी यूसी के चेयरमैन ने बनाना है। उनका कंसर्न ये है कि मेरे शहर में पानी की कमी है और इसको पूरा करने के लिए ये हुकूमतें जो हैं वो अपना किरदार अदा करने में बुरी तरह नाकाम हो गई हैं।
मुझे पता है सीएम साहब के पास यकीनी तौर पे मुझसे ज़्यादा डिटेल होगी इस इशू को लेकर, क्योंकि वो बड़ा इसको फॉलो अप भी कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। मुझे इस K4 के प्रोजेक्ट से लेकर, मतलब ये K4 का प्रोजेक्ट अगर मैं बताऊं तो ये सिर्फ स्पीचेस में कोई 1/2 से ज़ायद हो चुका है। इस असेंबली में मेंबरान की स्पीचेस का जीनत बनते हुए आ रहा है ये K4 का प्रोजेक्ट। यकीनी तौर पे जब K4 का प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया होगा तो उस वक्त की आबादी के एतबार से K4 जो है वो आने वाली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रखा गया होगा, इसीलिए अरसे दराज से ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। आज शहर कराची की आबादी, अच्छा ये प्रोजेक्ट डिस्कस करते हुए भी मैंने जैसे आपको बताया कि 1/2 से ज़्यादा हो चुका है, अरसा गुजर चुका है। आज कराची K5 का मतलब कराची के लिए तो ये डिस्कशन करनी चाहिए थी कि 2040 तक के लिए, 2045 तक के लिए जो कराची शहर की पानी की ज़रूरियात हैं, सिंध हुकूमत हमें बतलाती, वफाकी हुकूमत हमें बतलाती कि हम जो है शहर कराची के लोगों का जो ज़रूरत है उसको समझते हैं, उसका एहसास करते हैं। और K4 तो हमने कंप्लीट कर दिया, हम K5 और K6 की बातें कर रहे होते। आज अलमिया ये है कि एक K4 का प्रोजेक्ट दोनों हुकूमतों, मैं वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमत को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊँगा कि ये काम आज तक हो नहीं सका है। कितनी रिलीज़ इस साल रखी है मुझे इससे गर्ज नहीं है। प्रॉब्लम मेरे साथ ये है स्पीकर साहब, या शहर कराची की आवाम के साथ ये है कि ये दोनों हुकूमतें इस साल भी अफसोस के साथ K4 कंप्लीट करके नहीं देंगी। ये है मसला। इसका ऑगमेंटेशन का भी काम होना है। जब क्वांटम, एक बड़ा क्वांटम ऑफ वाटर जो है वो केंजर झील से शहर कराची की टेल पे आ जाएगा, अब उसके ऑगमेंटेशन की ज़िम्मेदारी जिस हुकूमत की है, तो अब वो अगर ये हुकूमत इस बात का इंतज़ार करे कि पहले वो 260 MGT मेरे शहर के टेल पे आ जाएगा, उसके बाद में ऑगमेंटेशन का काम स्टार्ट करूँगा, तो भाई अगर वाक़यतन वो काम आपके प्लान के मुताबिक 1 साल 2 साल में हो जाना है, तो खुदारा पैरेलल में ये ऑगमेंटेशन का भी काम स्टार्ट करें, सो डैट कि जब पानी कराची शहर के टेल पे आ जाए तो उसके लिए फिर हमें अगले 3-4 सालों का इंतज़ार ना करना पड़े कि हमारे पास लाइनें मौजूद नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं। पूरे शहर भर में लाइनें डलनी है। मुझे तो लगता है K4 का अगर काम इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अगर किया जाएगा तो ये तो पूरा शहर एक मरतबा फिर खुदाई होगी, एक मरतबा पूरा शहर जो है वो दोबारा खोद दिया जाएगा। तो अपने 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 तरक्याती स्कीम्स, अपनी तमाम चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग अगर हुकूमतें डिज़ाइन कर लेंगी, और ख़ासकर सिंध हुकूमत अगर डिज़ाइन कर लेगी, तो जो शहर कराची को आने वाले दिनों में पानी मिलने के लिए जो परेशानी उठानी पड़ेगी उसमें कमी आने का बिल्कुल गालिब इम्कान है कि बेहतर अंदाज से हो जाएगा। इसी तरह सीवरेज S3 का प्रोजेक्ट की मैं बात करूँगा। S3 का भी यही मसला है, ये वफाक का काम था। मैंने मुख्तलिफ स्पीचेस का कल हवाला दिया था CM साहब की, और उसमें यही बात हो रही थी कि जी हम सूबाई हुकूमत ने एक अमाउंट रख दिया, वो टोकन अमाउंट है, बहुत बड़ा थोड़ा अमाउंट है, उससे खुद ही इंटेंशन भी नज़र आ रही होती है कि सूबाई हुकूमत की भी इंटेंशन नहीं थी कि ये S3 का काम हो सके, और वफाक ने जो रखना था तो वो तो रखा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखा। वफाक की PSDP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये शायद तरजीहात में शामिल नहीं रहा है। ये शायद वफाकी अलाउड है तो बता दो यार। पानी का तो नहीं, हमारे पास भी अलाउड है कि पानी का तो कोई इतराज नहीं। वो गिनती पे रुकावट नहीं हुई तो सोचा कि ये वाला भी सिलसिला चला लेंगे। बहरहाल खैर पॉइंट इतना सा है स्पीकर साहब, पॉइंट इतना सा है कि K4 के लिए सीरियसनेस वफाकी PSDP में जो नज़र आनी चाहिए थी शायद नहीं नज़र आ रही है। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, ये दोनों कसूरवार हैं। शहर कराची में आज तक पानी मैसर नहीं हो सका है K4। अब उसमें किसका कितना हिस्सा है? आप हुकूमत में होते हैं, आप तो हर वफाकी हुकूमत में होते हैं भाई। ये जो एलोकेशन हो रही है ना, थोड़ा बहुत हिलजुल भी हो रही है, तो उसका क्रेडिट भी अगर किसी जमात को जाता है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है कि थोड़ा बहुत जो हिलजुल K4 पे वो वफाक में। बहरहाल S3 का प्रोजेक्ट है, कब तक हम गंदा पानी हम अपने समुद्रों को बर्बाद करते रहेंगे? ये फिशरीज और लाइफ स्टॉक वाले जो डिपार्टमेंट वाले, हम तो माहीगीर मछेरों, हम तो इनका भी ख्याल नहीं कर रहे हैं।
भाई हम तो जो शहरों में रह रहे लोग और जो उसमें रोज़गार कर रहे हैं उनका ख्याल करने के लिए तैयार नहीं है। जो बेचारे शहर से निकल के समुंदर में जाकर रोज़गार ढूंढते हैं, मछलियाँ पकड़ना है, जो हमारे मछेरे भाई हैं, हम उनका भी ख्याल करने को तैयार नहीं है। हमने सोच लिया कि सारा अपना गंद बला जो सेवरेज है वो उठा के ऐसे ही समुंदर में डाल देना है। हमने तय कर लिया है शायद, और तय कर लिया शायद इसीलिए ये वाला काम होके नहीं दे रहा है। अब इसमें सूबाई हुकूमत को सुरवा रहे, इसमें वफाकी हुकूमत को सुरवा रहे। कहते रहिए, ब्लेम गेम करते रहिए, ये सिंध की आवाम सफ़र कर रही है, ये सिंध की आवाम सफ़र कर रही है इन लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। शायद उनकी तरजीहात में ये काम शामिल नहीं है। और उस शहर की मैं बात कर रहा हूँ जो फेडरल एक्सचेकर में कोई 60% से ज़ायद रेवेन्यू कमा के देता है। मैं उस शहर की बात कर रहा हूँ डिप्टी स्पीकर साहब। जो प्रोविंशियल एक्सचेकर की मैं बात करूं तो शायद 90% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है इस शहर का। उस शहर का नुआर हो रहा हूं कि उस शहर में पानी देने के लिए हुकूमतें तैयार नहीं है। देखिए, आप लाख कहते रहिए हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, आपके सारे काम एक जगह। ये मसला कि कराची में आपने एक कतरा भी 2008 से इस साल तक इंडक्ट नहीं किया, ये एक और मसला है। मैं क्विकली आ जाता हूँ इसी तरह। स्पीकर साहब, मैं डिप्टी स्पीकर साहब, मैं क्विकली इसी तरह आ जाता हूँ। एक और प्रोजेक्ट जो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, कराची सर्कुलर रेलवे। ये भी सीएम साहब ने अपनी बजट स्पीच में लिखा हुआ था कि हमारी इंटेंशन है, हम करना चाहते हैं। फिर उन्होंने हवाला दिया जायका का, दीगर चीज़ें। मैं ये तीनों प्रोजेक्ट खासकर इसलिए बता रहा हूँ कि ये वाले प्रोजेक्ट के लिए भी दोनों हुकूमतों की, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो और वफाकी हुकूमत हो, इनकी इंटेंशन नज़र नहीं आ रही है ये काम करने के लिए। शायद वो कहते हैं, वो जैसे मैंने कल हवाला दिया था ना कि बजट में तो चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, मगर ऑन ग्राउंड उस बजट के खिलाफ ही काम हो रहा होता है, क्योंकि ग्राउंड पे तो वो काम नज़र ही नहीं आ रहा होता जो बजट के ऊपर लिखा हुआ होता है। BRT ग्रीन लाइन वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट था, एक बन गया, रोड होके जैसे भी सही बन गया। इसका शायद पहले वो बनना था ईदगाह तक, मस्जिद में ख्याल से ये टावर तक जाना था, फिर उसको रीलोकेट किया गया, नुमाइश तक बना दिया और बोला कि अगला फेज़ जो है हम बाद में करेंगे। ये ग्रीन लाइन BRT के लिए भाई वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट है, बहुत मेरे ख्याल से ज़्यादा कितने लगेंगे, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन। भाई ये कराची वालों के लिए क्या वफाकी हुकूमत की भी जो जेबें वो सिल गई हैं क्या? ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए वफाकी हुकूमत तैयार नहीं है। गुजारिश होगी इस फ्लोर से, इस स्पीच के थ्रू वफाकी हुकूमत से भी कि ये जो मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स बताए, चाहे वो K4 हो, भाई मुझे याद पड़ता है सीएम साहब लास्ट ईयर जब फ्लड वाली सूरत हाल थी और फ्लड में जब 20,000 स्कूल जो है वो डैमेज हो गए थे, तो सीएम साहब जो हैं वो बजट के दौरान ही फ्लाई करके इस्लामाबाद गए थे, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। और सिंध का मुकदमा लड़ा था और सिंध के जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने वो स्कीम रखवाई और उस पर फिर एलोकेशन रखवाई। ये सारी डिटेल्स आपके सामने डिप्टी स्पीकर साहब हमें याद है। मेरी ख्वाहिश होगी कि इस 4 के लिए भी सीएम साहब जो है वो एहतजाज करें कि भाई ये K4 में जो वफाक का जो शेयर है वो उसको एज सून एज पॉसिबल एग्जीक्यूट कराएं। सूबाई हुकूमत जो है वो बिल्कुल तैयार खड़ी हुई, हम सारे काम कर लेंगे। हम इस साल भाई टाइम बाउंड करें, अपनी प्रायोरिटीज़ जो है उसको टाइम बाउंड करें, वफाकी हुकूमत के सामने जाके खड़े हों, अपोजिशन आपके साथ खड़ी होगी इंशाल्लाह। इसी तरह S3 के प्रोजेक्ट को लेकर आप सिंध का मुकदमा, इस शहर का मुकदमा लड़े, वफाकी हुकूमत से अपोजिशन आपके साथ खड़ी हुई मिलेगी। कराची सर्कुलर रेलवे अगर वाकईतन सिंध हुकूमत चाहती है कि बन जाए, शहरियों को ये सहूलत मैसर हो जाए, तो वफाकी हुकूमत से जाके ये शिकवा करें, उनके सामने सिंध का मुकदमा लड़ें, इस शहर का मुकदमा लड़ें, अपोजिशन आपके साथ खड़ी हुई मिलेगी इंशाल्लाह। मैं क्विकली के इलेक्ट्रिक पे आऊँगा, और सिर्फ के इलेक्ट्रिक पे क्यों आऊँ, हेस्को वालों का भी यही हाल है, हेस्को के जो कंज्यूमर है उनका भी यही हाल है, सेप्को वाले भी रो रहे हैं। नासिर शाह साहब बैठे हुए हैं, सक्खर वाले। कल सक्खर मैं स्पीकर साहब को ही कह रहा था, मेरी नज़र ही नहीं पड़ी थी नासिर शाह साहब पे, तो ये भी तो सक्खर से इनका ताल्लुक है। एनीवेज, देखिए के इलेक्ट्रिक पे ऑलरेडी MQM की जाने मैं पार्टी वाइज बात कर लेता हूँ। MQM के भी रोने के इलेक्ट्रिक को लेकर आपने डिप्टी स्पीकर साहब सुन लिया, आवाम ने सुन लिया, वही हाल पीपल्स पार्टी की जानिब से भी यही तकरीरें की गई।
कि इलेक्ट्रिक को लेके मिनिस्टर एनर्जी सिंध सैयद नासिर शाह साहब ने एक कमेटी फॉर्मुलेट की और उन्होंने सईद गनी साहब की क़यादत में वो कमेटी बनाई। मैं भी उस कमेटी में शामिल हूँ। मैं बस वन लाइनर की इलेक्ट्रिक के इशू पे ये बात करूँगा कि जो मिनिस्टर साहब लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। ये मीटिंग वाले नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाले। इनको तो मैं होम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आईजी साहब भी बैठे में करें ज़रा पुलिस वालों के हवाले। ये एफआईआर इंतजामिया नहीं, ये जो वाइसराय बना बैठा हुआ है ना सीईओ के इलेक्ट्रिक, उसके खिलाफ काटी जाए, ये मेरी डिमांड है। ये बदमाशी लगाई हुई है स्पीकर साहब इन लोगों ने। सब परेशान है, सब परेशान है। इस शहर में रहने वाला एक एक शख्स परेशान है कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी से। यहाँ मिनिस्टर से मिलने के जो एक्सेसिबिलिटी वाला इशू है, फालतू में अवामी नुमाइंदे वैसे ही बदनाम होते कि जी ये मिनिस्टर हजरात मिलते नहीं है, ये एमपीए मिलते नहीं है, ये एमएनएज मिलते नहीं है। ये सबसे बड़े बदमाश तो ये लोग बैठे हुए कि इलेक्ट्रिक वाले, ये आवाम की सुनते नहीं है। ये वो जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये जो अंग्रेज़ के ज़माने में होती थी कि कबीले का कोई एक शख्स अगर कसूरवार होता था तो उसकी सज़ा पूरे कबीले को दी जाती थी। ये रवैया इस वाइसराय ने, जो सीईओ साहब हैं के इलेक्ट्रिक के, मुनस अलवी, मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि उसने ये जो बदमाशी है इन शहरियों के साथ मचाई हुई है। अगर 4 शहरी 100 लोगों में से 4 लोग जो है अगर वो चोरी कर रहे हैं, उस 4 लोगों की चोरी की सज़ा वो 100 लोगों को दे रहा है। और यहाँ हुकूमत की जानिब से भी यही बात की जा रही है, अपोजिशन की जानिब से भी यही बात की जा रही है, मगर उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीएम साहब से कि इस मसले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से सीरियसनेस के साथ 2 टोक बात करें कि भैया कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी कराची वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अपना क़िबला दुरुस्त करे वरना भागे यहाँ से, इस शहर से। ये जो इतनी परेशान हीट स्ट्रोक, स्पीकर साहब, जो महसूस करने वाला टेम्परेचर है इस शहर में 50 से क्रॉस कर चुका है। अभी अब्दुल वसीम भाई दुआ में कह रहे थे, कल फैसल ईदी साहब की जानिब से भी जो चल रहे थे बयानात के जी जगह नहीं है। आई डोंट नो उसकी क्या वजूहत है। मैं मिनिस्टर हेल्थ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं इसको ज़रा सा देखें कि क्या ये उसी तरह 2015-16 में जिस तरह हुआ था उसी तरह हो रहा है। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मौसम में जिसमें हम बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे हो रही है, कराची तक कश्मीर हो रही है। अच्छा, यही हाल हेस्को का भी है। मैं ज़रा हेस्को और सेप्को पे भी आ जाऊँ। भैया हेस्को वालों की बदमाशी इसी तरह लगी हुई है। 18 घंटे, खुदा का खौफ करें, मतलब 18 घंटे इस टेम्परेचर में, कि जिसमें मतलब टेम्परेचर 45-50 चल रहा है, और उसमें जैकबाबाद वाले, दादू वाले, बदीन वाले, हेस्को और सेप्को, ये सक्कर वाले, ये 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी सीएम साहब से कि खुदारा सीएम साहब इस बिजली की जो तरसील की जिम्मेदारी ये कंपनी है ना, इन तीनों के लिए बिल्कुल 2 टोक बात करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं है। सीधी बात करें कि भाई ये लोग अपना क़िबला दुरुस्त करें, और नहीं कर सकते तो फिर भागे, ख़त्म हो गई बात। ये एनर्जी वैसे ही अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है। इस पे सूबा जो है अपना जो किरदार अदा कर सकता है वो करे। हमारी जान छुड़ाए इन लोगों से। इन्होंने जो बदमाशी लगाई हुई है वो सबके सामने है। स्पीकर साहब, बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में मैं फिर दोबारा बस ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेरे जहन में आती जा रही हैं, क्योंकि कल तफसीलन मैंने ADP पे कोई अच्छी खासी बात कर ली है, डिटेल बात कर ली है मैंने। मैं बस ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का महकमा है यहाँ पे सूबे में मौजूद। अभी पिछले दिनों आपने भी सुना होगा, यकीनी तौर पे सबको पता भी होगा, ये 9 और 10 के इम्तिहानात हुए थे। उस 9-10 के इम्तिहानात में ये जो नकल कल्चर है, ये जो सेंटर्स में सहूलियात का ना होना है, मैंने कल अपने तालीम की जब मैंने स्पीच स्टार्ट की तो मैंने पहली ही बात ये रखी कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि इसमें सियासत से बाला हो के आपको सोचने की ज़रूरत है। इधर वालों की भी ज़िम्मेदारी है, इधर वालों की भी ज़िम्मेदारी है, मगर जो इंतज़ामी मसाइल हैं बोर्ड से रिलेटेड, अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तवातुर के साथ दिहाइयाँ गुजर गई हैं कि यहाँ पर जब 9 और मैट्रिक के इम्तिहानात होते हैं तो वहाँ पे जब सेंटर में बच्चा जाता है पेपर देने तो एट द 11th आवर उसको ये पता लगता है कि जी इसका सेंटर जो है वो स्कूल A नहीं है, स्कूल C है, अब वो 4 किलोमीटर दूर जाएगा। ये जो इंतज़ामी जो परेशानियाँ हैं,
जो लोगों को फेस करनी पड़ रही है, स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है, ये स्पीकर साहब कब तक सुनते रहेंगे हम लोग? 2024 चल रहा है, 1947 में आज़ादी ली, 2024 चल रहा है, हम अपने बच्चों से इम्तिहान भी ठीक अंदाज से नहीं ले सकते हैं तालीमी। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जा रहा हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री या आपका फलाना और ढिमका, मैं नहीं जा रहा। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं, इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसमें कौन सा बड़ा काम है? इसमें कौन सा बड़ा काम है? इसके लिए कौन सा हमें जो है वो नासा वालों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा? पूरे सिंध में यही हाल है। कराची से उठाएं, कश्मीर तक चले जाएं। और मैं तो ड्यूरिंग एक मरतबा वो एग्ज़ाम्स का दौर था, तो मैं बदीन में था मौजूद। मैं बात बता रहा हूँ शायद 2011-12 की। पेपर्स जो है वो होटलों पे मिल रहे थे और वहाँ बैठ के जो है वो क्या कहते हैं सॉल्व हो रहे थे, ताकि वो सॉल्व हो जाते तो वो बच्चे अंदर जो है वो छाप लेते। ये कोई सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला है? ये कोई सिर्फ MQM का मसला है? ये सिंध की आवाम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यहाँ खामोशी है, मुजरिमाना खामोशी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, KMC, KDA, LDA, MDA, रेवेन्यू की ज़मीन है। मैं एक साहब की बात सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि 1947 से लेकर 2016 तक जितनी भी ज़मीनों पर कब्ज़े हुए हैं इस दौरानिए में, सिंध में 47 से लेकर 2016 तक, वो सारे कब्ज़े एक जगह रख दीजिए, और वो कब्ज़े जो सन 2016 से 2024 तक हो रहे हैं इन महकमों में, वो एक जगह रख दीजिए। ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। और 1947 से लेके 2016 तक ये जो आवाज़ें आ रही थी ना चाइना कटिंग वाली, वो भी शामिल कर लें। उससे 50 गुना ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग यहाँ पे पूरे सूबे में हो रही है। स्पीकर साहब, कौन कौन से महकमों की बात नहीं? कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने एक तफसीलन उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि किस अंदाज से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती की जाती है। फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पहले ही ढूंढ के आ रहा होता है कि मेरी इस सोसाइटी में जो है वो कितने इम्यूनिटी प्लॉट्स हैं, कितनी STयाँ हैं, ताकि वो प्लान बनाकर आता है ना, वो प्लान बनाकर आता है कि इस सोसाइटी में स्पेसिफिकली कितने खाली प्लॉट हैं तो कितने का धंधा हो जाएगा। उसी हिसाब से उसकी एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती के रिश्वत के रेट होते हैं। स्पीकर साहब, ये कब तक ये वाले मसाइल हम कैरी करते रहेंगे? कब तक ये मसाइल हम कैरी करते रहेंगे? इसी तरह KMC की बात कर लूँ। KMC में अभी पिछले दिनों मेरे हल्का इंतखाब में एक जगह जो है वो कब्जा हो रही थी। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब ने बताया ना कि कल बता रहे थे वो कि भाई अगर कहीं कोई कब्जा हो रहा है, कोई दो नक्शे के पास किए बगैर जो है वो उस पर क्या कहते हैं बिल्डिंग्स बन रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो आप हमें निशानदेही करें और एक्शन ना हो तब। जनाब, मैंने 3 हफ्ते पहले मेयर कराची को लेटर लिखा, 3 हफ्ता पहले मेयर कराची को लेटर लिखा और उसमें जगह बताई कि फ़लानी जगह पे, फ़लानी जगह पे, फ़लानी जगह पे खुदारा कब्ज़ा हो रहा है। DC से बात की, AC से बात की, KMC के मेयर से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो काबिज़ीन थे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो कब्ज़ा हो गया, वो कब्ज़ा हो गया औरंगी टाउन में, और कोई कुछ नहीं कर सका। मेरे हल्का इंतखाब, इनफैक्ट मैं जिस UC में रहता हूँ उसी UC का है ये काम। आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है जनाब, आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। आर्टिकल 140 से कल मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने ये बात कही कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना सब उठा के हम लोकल गवर्नमेंट को दे दें। मैं बस उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरी जमात की तरफ से बहुत तवातुर के साथ, कोई 1 दिहाई से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, इस पर जो है वो बात हो रही है। मैं सिर्फ एक कोट करूंगा सेइंग को, आर्टिकल 140 से। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के एक मैं बस कोट करने लगा हूं उनकी बात को। आइदर पावर मस्ट पास टू द पीपल और एवरीथिंग विल बी पेरिश। स्पीकर साहब, वो इंग्लिश में बोल दिया मैंने शायद इसलिए एनीवेज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो बहुत कुछ हो रहा है ना। जी मुझे पता है, जी मुझे पता है, रेलेवेंट था ना। मगर
एनीवेज, डिप्टी स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, ये मेरे हाथ में मैनिफेस्टो 2024, मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पहली जो डेस्क है ना वो इस जानिब से बजी गई है। हाँ छपाएं छपाएं जनाब, मैंने इसीलिए तो उठाया। एनीवेज, दोनों हाथों से, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है स्पीकर साहब? ये भी तारीख में पहली बार हो रहा है, ये भी तारीख में शायद पहली बार हो रहा होगा। स्लोगन है चुनो नई सोच को। मुझे पता है क्या लगा जब मैंने ये मैनिफेस्टो पढ़ा, मुझे पता है यहाँ 90% से ज्यादा लोगों ने ये मैनिफेस्टो पढ़ा तक नहीं होगा, खैर मुझे ये भी पता है। डिप्टी स्पीकर साहब, ये जो लिखा हुआ है ना चुनो नई सोच को, ये था पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो का स्लोगन। सिंध हुकूमत ने पता है क्या समझ लिया? पढ़ देता हूं मैं दोबारा, चुनो नई सोच को। या इसको इस तरह भी कर लेते हैं कि छोड़ो ऐसी सोच को। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं क्यों कह रहा हूं? अली खुर्शीदी साहब, आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखें, ये चुनो नई सोच की ही वजह से आज मैं डिप्टी स्पीकर बना बैठा। जी जी जी, मैं उसका भी बताऊंगा आपका भी। चले, अच्छा हुआ आपने छेड़ दिए वो तार जो मैं नहीं छेड़ना चाहता। एनीवेज, जनाब 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 नहीं, आज छुट्टी पर है, छुट्टी पर है। स्पीकर साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त मैनिफेस्टो है। मैंने इसको गो थ्रू किया, मुझे 3-4 दिन लगे और मैंने थॉरली जो है वो इस मैनिफेस्टो का और ये बड़ा ज़बरदस्त। मैंने बहुत सारी 1-2-3 जमातों के मैनिफेस्टो पढ़े और उन तमाम जमातों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो लगा वो मैनिफेस्टो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो लगा। मैंने कहा था ना सिर्फ तनकीद नहीं होती, बहुत सारे मेंबरान ने बोला जी तनकीद ही होती है यहाँ पे। भाई जो अच्छी बात होगी तो वो बताएंगे ना, हम करेंगे ना। अब इसका थोड़ा मैं ऑपरेशन कर दूं, अब मैं आ जाता हूँ आगे। स्पीकर साहब, इसके पेज नंबर 8 में, इस मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 में ग्रीन न्यू डील के नाम से पूरा एक टॉपिक है और उसमें थॉरली बताया गया है कि किस अंदाज से जो है वो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट और फिर सोलराइजेशन दीगर चीज़ें तमाम डील। एक और बात कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इनकी तस्वीर भी इस मैनिफेस्टो के फ्रंट पे लगी हुई है। आ गया खुश आमदीद आ गए फाइनली। स्पीकर साहब, बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा, मुझे याद है लास्ट ईयर शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करारदाद भी पास की गई थी इस असेंबली से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बीइंग अ वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उनके एफर्ट से और फिर किस तरह क्लाइमेट चेंज पर जो है वो पूरी दुनिया को बतलाया गया कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है कि जिसमें क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। स्पीकर साहब, एक जानिब जो है वो पीपल्स पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में ये बात लिखती है कि चुनो नई सोच को, और क्लाइमेट चेंज पे हम भी जानते हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोएक्टिवली उन्होंने तमाम दुनिया को बतलाया। मैं ये बात सुनने के बाद अगर कोई थर्ड पर्सन होगा वो ये ज़रूर सोचेगा कि इस जमात की हुकूमत जिस सूबे में मौजूद है वो तो इस पर बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रही होगी। कोई एक थर्ड पर्सन ऐसा ही सोचेगा कि भाई जमात के चेयरमैन ये कह रहे हैं, इतना ज़बरदस्त उनका जो है वो माइंडसेट है इस हवाले से, उनका विज़न बड़ा ब्रॉड है। मैं देखता हूँ क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज की डिटेल मैंने उठाई, मैं 2008 से शुरू कर लेता हूँ। 2008 एलोकेशन क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट एंड कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ जो इस डिपार्टमेंट। 2008 एलोकेशन 150 मिलियन, खर्च 25 मिलियन। आगे बढ़ते हैं, 2009 एलोकेशन 199 मिलियन, खर्च 27 मिलियन। 2010 एलोकेशन 179 मिलियन, खर्च 10 मिलियन। 2011 200 मिलियन एलोकेशन, खर्च
10 मिलियन। 2012 एलोकेशन 274 मिलियन, खर्च 0.2 मिलियन। 2013 एलोकेशन 215 मिलियन, खर्च 0.58 मिलियन। अब आ जाता है 2014। ये हुकूमत सोचती है हम इतना भी खर्च क्यों कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं। 2014-15 में एलोकेशन होती है 155 मिलियन और खर्च कितना होता है? शून्य। 2015 एलोकेशन 115 मिलियन, खर्च जोर से बोलो ना भाई, 0। 2016 में खर्च होता है, ये भी बताऊंगा, मैंने कहा था ना सिर्फ तनकीद नहीं, अच्छी बात भी बताऊंगा। 155 मिलियन एलोकेट होता है, 107 मिलियन खर्च होता है। 60% तो चले खर्च किया इस दफ़ा। 2017 137 मिलियन एलोकेट होता है, 139 मिलियन खर्च होता है, ज़बरदस्त। 2018 157 मिलियन एलोकेट होता है, खर्च होता है 0। 2019 0, 2020 0, 2021 0, 2022 0। तो ये छोड़ो ऐसी सोच को है पीपल्स पार्टी ने कि जो सूबाई गवर्नमेंट है वो इस तरह समझती है इस लाइन को। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वाली बात, इनके कौल और फेल में तजाद है। ये अपनी लीडरशिप की नहीं सुनते, ये अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। स्पीकर साहब, कल से लेकर आज तक, कल मैंने अपनी बजट स्पीच का आगाज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कौमी असम्बली की स्पीच को बुनियाद बना के किया। मैंने उसके आगे मरहले में जाके ADPs बताएं जो खुद सूबाई हुकूमत की है। अब मैं मैनिफेस्टो पे बात कर रहा हूँ, ये मेरा बनाया हुआ नहीं मैनिफेस्टो है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ मैनिफेस्टो है। इस क्लाइमेट चेंज पर मैनिफेस्टो के अगेंस्ट सूबाई हुकूमत काम कर रही है। स्पीकर साहब, इसी मैनिफेस्टो के पेज नंबर 9, एजुकेशन फॉर ऑल। ये जो सेल टैक्स बढ़ा है 13 से 15, इसमें एजुकेशन भी कैटेगरी आती है, आती होगी ना? फिर कौल और फेल में तजाद। एक तरफ आप एजुकेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बच्चों को आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 8.8 मिलियन, मिनिस्टर साहब ऐसे ही है, कम है? 4 मिलियन, एग्री, मैं भूल गया, 4 मिलियन। तो ये अपने कॉल ऑफ फेल में तजाद। फिर इस एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये मैं मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपने घर से ये डॉक्यूमेंट नहीं लाया हूँ, लाया तो वैसे घर से ही हूँ। पेज नंबर 9 में द हेल्थ ऑफ द नेशन, इसी मैनिफेस्टो में सेहत एक नेमत, इस नेमत पे भी टैक्स लगाया हुआ है, बढ़ाया हुआ है ना, 13 से 15 स्लैब किया हुआ है ना सिंध फाइनेंस बिल में। सरकारी स्कूल बड़े ज़बरदस्त और सरकारी अस्पताल बड़े, वेलकम स्पीकर साहब। सरकारी स्कूल बड़े अस्पताल जो है बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, मगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्राइवेट सेक्टर में की हुई है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 10, गुर्बत मिटाओ। पता नहीं टाइपो एरर है, सिंध में तो गरीब मिटाओ का प्रोग्राम चल रहा है। 20 मिनट। स्पीकर साहब, इसी के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 11 में जवान मुस्तकबिल द यूथ कार्ड की बात की गई है। ये यूथ कार्ड, ये इस शहर के मैं अमन व अमान की सूरत हाल देखूँ ना, कि जिसमें इस शहर के नौजवानों के जो नौजवानों को जिस अंदाज से कत्ल किया जा रहा है, तो ये यूथ कार्ड नहीं है, ये यूथ कार्ड समझिए महकमा दाखिला से, ये काट रहे हैं इस यूथ को। पेज नंबर 12 इसी मैनिफेस्टो का, पुटिंग टेक्नोलॉजी एट द फोर फ्रंट। अब ये वाली बात पे तो हंसी आएगी, कितनी टेक्नोलॉजी जो है वो सिंध हुकूमत यूज़ कर रही है। एनीवेज, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। बहरहाल, IT के एक्सपोर्ट पे सिंध का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, आप अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग ही, ये सूबाई हुकूमत काम करने को तैयार नहीं है। मेरा पॉइंट ये है। एक और इसी पेज पे, पेज नंबर 12 में इसी मैनिफेस्टो के लिखा हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। स्पीकर साहब, कैपिटल तो फ्लाई कर रहा है, यहाँ पानी मौजूद नहीं है,
इलेक्ट्रिसिटी का मसला मैंने आपको बता दिया, गैस के मसाइल मौजूद हैं। अगर ज़मीन मिल जाती है तो वहाँ पे जब काम स्टार्ट होता है तो फिर SBCA वालों ने भी तो आना है, और जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो जो इलाकाई पुलिस वाले हैं वो भी तो मिठाई लेने आएंगे ना भाई, या नहीं आएंगे? मगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, परपेंडिकुलर पॉलिसी है सूबाई हुकूमत की इस मैनिफेस्टो के अगेंस्ट। पेज नंबर 30 क्विकली आ जाता हूं आगे जल्दी जल्दी ताकि रैप अप कर सकूं। अपहोल्डिंग ह्यूमन डिग्निटी। सर कौन सी डिग्निटी सर, कौन सी डिग्निटी यहां पे? अब इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा तो फिर वो इनकम सपोर्ट की बात करूंगा, फिर वो भी बुरी लग जाएगी। डिग्निटी यहाँ तो डिग्निटी रुल रही है शहरों में, लोगों को चौक पे चौराहों पे इसी तरह मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है गाजर मूली की तरह। कौन सी डिग्निटी की बात हो रही है ये? पेज नंबर 33, ह्यूमन राइट्स फॉर माइनॉरिटी, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इस मैनिफेस्टो में। स्पीकर साहब, एक माइनॉरिटी के एमपीए को डिप्टी स्पीकर बनाकर माइनॉरिटी के राइट्स का क्लेम करना कि जी हमने बड़े राइट्स दे दिए, इस तरह कहानी चलने वाली नहीं है। फिर नाम लेना शुरू करूंगा, प्रिया कुमारी, ये सारे वाकयात हैं ना। कितना माइनॉरिटी का राइट्स का ख्याल रखा जा रहा है? मैं ये सारे टॉपिक्स इसलिए बता रहा हूं कि मैं असल बात बता सकूं कि जो सिंध की हुकूमत है वो इस मैनिफेस्टो पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। पेज नंबर 41, वाटर लाइफ मैनेजिंग स्कैसिटी एंड इक्विटी। स्पीकर साहब, मुझे ये पॉलिसी मुझे फॉर्मूला नहीं समझ में आता। इस शहर कराची की आबादी है लगभग 34% सिंध का, ऐसे ही है। जो कोटा सिंध को दिया जाता है उस कोटे का फ़कत 1% शहर कराची के लिए है। तो ये प्रोपोर्शन मुझे कोई समझा दे, सीएम साहब समझाते तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात मुझे। पेज नंबर 55 इसी मैनिफेस्टो का, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विद नेबर्स। अच्छा, ये यकीनन खारजा पॉलिसी की बात हो रही होगी इस मैनिफेस्टो में। ये नॉन इंक्लूसिव पॉलिसी सिंध हुकूमत की, एक आप जाते हैं ना बाहर तो यकीनी तौर पे हम अपने ब्रादर इस ममालिक से या पड़ोसी ममालिक से हम जो है अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और वो ये देखेंगे कि भाई जो जमात जाके ये क्लेम कर रही है कि जी हम आपसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट चाहते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट में जब सिंध पे हुकूमत पे नज़र दौड़ाएंगे तो वो ये देखेंगे कि यहाँ पे जो अपोजिशन बैठी है वो उसको खातिर में नहीं लाते, तो ये क्या कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट जो है वो नेबर्स के साथ करेंगे। और फिर बात बड़ी नहीं, बस ख़त्म। नहीं, सीएम साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि 2-3 घंटे जो है नहीं कीजिएगा, कम कर दीजिएगा। तो खैर मैंने तो वैसे ही मैंने कम करनी थी पढ़े हुए हैं, मेरी फाइल यहीं पे ही। आपको आज पूरा दिन चाहिए स्पीच के लिए? नहीं, असल बात यह है कि मुझे सिर्फ लिंगर ऑन नहीं करना है। स्पीकर साहब, मैंने अपनी स्पीच के स्टार्ट से, मुझे पता है स्पीकर साहब आप रात तक का भी मैं कहूँगा आप मुझे अलाउ कर देंगे, आप इतने दरिया दिल हैं। मैंने कल ही तो इसके आपको क्रेडिट दिया था स्पीकर साहब, और हम सब मतलब ये तो पूरा हाउस आपके इस मामले में बड़ा रिस्पेक्ट करता है। सिर्फ आप चलें ये भी बता देता हूँ, ये आपकी जो स्पीकरशिप है ना वो शायद इस स्लोगन के साथ वाली है कि चुनो नई सोच को। बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ वही है। स्पीकर साहब खुद ही ने छेड़ा था इन लोगों ने तो। एनीवेज सप्लीमेंट्री बजट छोड़ो। स्पीकर साहब, मेरे ये चले मैं इसको भी पहले कह देता हूँ, ये जो फाइनेंस बिल आया है
इस पे यकीनी तौर पे वो कंसिडरेशन 28 कल होनी है। हाँ, मैं बस क्विकली बोल के मैं एंड करूँगा, फिर वो यकीनी आप सरकार हैं, आपकी जो मर्ज़ी, आपके पास अक्सरियत है, आप जो चाहे कर सकते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना सा है, बड़ा वन लाइनर में ये बात कहूँगा कि जो लोग इस सिंध में ऑलरेडी टैक्सड हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, ये कौन सी अक्लमंदी होगी कि जो टैक्स दे रहा है, आपके टैक्स नेट में शामिल है, उसी का गला और मरोड़ लिए ये सिंध हुकूमत कि तुम 13% देते थे, अब तुम अगले साल से 15% दोगे। अपने टैक्स नेट को ब्रॉड नहीं करना, अपने टैक्स नेट को ब्रॉड नहीं करना भाई। जो सर्विसेज, और फिर मैं तो हुकूमती, मैं वही बस क्या बोलूँ, यहाँ बोल रहे हैं जी टैक्स फ्री बजट है, ये तो ये फाइनेंस बिल किस लिए लाया गया है? इन लोगों को इतनी अकल नहीं है, बोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिख के यही दिया होगा। असल में हुआ ये होगा इन मेंबरान के साथ कि इन्होंने पिछली असेंबली की तकरीर देखी होगी और उसमें यही कहा होगा कि जी ये जो टैक्स फ्री बजट था, तो उनको क्या पता कि सिंध फाइनेंस बिल क्या होता है। उन्होंने इस दफ़ा भी इसी को कॉपी करना शुरू कर दिया कि जी ये सिंध हुकूमत ने जो है वो टैक्स फ्री बजट दिया है। अब भाई जगह बची कहाँ है इधर टैक्स लगाने के लिए? आप बोलें कि सारे टैक्स हमने लगा दिए, अब कुछ बची नहीं है जगह, इसलिए टैक्स फ्री और इसमें तो आप लोगों ने वैसे ही बढ़ा दी हैं चीज़ें। अब आप ये कहते रहिए कि पंजाब इतना ले रहा है, केपी इतना ले रहा है, मुझे उससे गर्ज नहीं है भाई। मेरे सूबे में जो था उसको इसी तरह से चलना चाहिए। आपको अपने टैक्स नेट को ब्रॉड करने की ज़रूरत थी, जो कि आप करने में नाकाम रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी टैक्स हैं उन्हीं का गला दोबारा घोटा जा रहा है, और इसकी मिसालें बहुत सारी हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की अमाउंट 1.2 से उठा के 1.85 पे ले गए, और उस पर टेंटेटिव कोई मेरे ख्याल से 70-75 बिलियन 2022 में उन्होंने लिया था। ये बढ़ जाएगा, 100-150 बिलियन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें बढ़ेगा ऑब्वियसली। जब आप टैक्स का अमाउंट बढ़ाएंगे, परसेंटेज बढ़ाएंगे, तो वो आपको कलेक्शन भी ज़्यादा होगी। मगर पॉइंट इतना सा है स्पीकर साहब, ये सारी चीज़ें अगर टैक्स दिए जा रहे होते और लग रहे होते भाई, ये तो हम तो ये जो मैं तो पूरे सूबे की बात करूँगा, हम तो टैक्स पे करने वाले लोग हैं स्पीकर साहब, हम तो टैक्स पे करने वाले लोग हैं, हम चोरी करने वाले लोग थोड़ी हैं। अगर सहूलियात आ रही होती, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ मिल रही होती, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसी सूरत हाल में कि जिसमें माशी बदहाली है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों को खाने पीने को नहीं है, लोगों के घरों पे बिजली नहीं है, गैस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस सारे सिनेरियो में आप तो मरे पे 100 दुर्रे कर रहे हैं स्पीकर साहब। ये फाइनेंस बिल लाके प्रोफेशनल टैक्स पे परसेंटेज बढ़ा दी, 300% बढ़ा दिया, पता नहीं क्या किया है। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है स्पीकर साहब, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। कुछ गुजारिशात हैं मेरी मिनिस्टर एजुकेशन, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, उसको जो है उनके अपग्रेडेशन नहीं हुई है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपके पास डिटेल भी मौजूद है। मेरी गुजारिश होगी मिनिस्टर एजुकेशन से कि उनका जो जायज़ मुतालबात हैं उसको जो है वो आप जो है वो अपने डिपार्टमेंट से और सीएम साहब से जो है उनको पास करवाएं, ताकि उनके जो केडर है, जो स्कूल एजुकेशन वालों का जो था, वहीं फिर कॉलेज एजुकेशन वालों का भी हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस है नहीं, तो मैं सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जो है वो कर लिया जाए। इसी तरह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंटर्न्स आप लोगों ने थे, तो उनके भी जो जायज़ मुतालबात हैं उसको कंसिडर करें, और उन्होंने आपके स्टॉप गैप अरेंजमेंट में आपके डिपार्टमेंट का साथ दिया है, और उन्होंने तालीम देने में बच्चों को अपना किरदार अदा किया है। इसी तरह रिटायर मुलाजमीन की एमसी एक बड़ा मसला है। मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा, और इसी तरह सीएम साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि देखें ये मसले जो हैं, जो बड़े पेंडिंग मसले हैं, अरसे से चल रहे हैं। मैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल के किसकी क्या जिम्मेदारी, किसका क्या कसूर, आपने क्या किया, हमने क्या किया, खुदारा इस मसले को प्रायोरिटी के साथ हल कीजिए। स्पीकर साहब, अपने कंक्लूजन में मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि ब्लेम गेम की सियासत से बाला होकर किसी इंडिविजुअल को या किसी जमात को टारगेट किए बग़ैर सिंध का मुकदमा, कराची तक कश्मीर रहने वाले 6 करोड़ से ज़ायद नफूस पर इस सूबे सिंध में रहने वाले लोगों का मुकदमा, इस ऐवान में स्पीकर साहब, इस ऐवान के तवस्सुत से हुक्मरानों के गोश गुजार कर सकूं। कोशिश की मैंने कि तमाम ही मसाइल जिनसे इस सूबे की आवाम
नबर्द आज़मा है, उनको न सिर्फ बतला सकूं बल्कि जो जायज़ हल मौजूद था, हमारे जहनों में था, उसका भी आपके साथ तस्करा कर सकूं, ताकि हम पॉजिटिविटी के साथ आगे चल सके। मैंने कल भी ये गुजारिश की थी कि यहाँ पे जो हुकूमत और जो लोग हैं उनके दरमियान एक गैप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले एक ज़माने में बजट होते थे तो लोग सारे प्रोग्राम, कारोबार ज़िंदगी बंद करके बजट देख रहे होते थे। ऐसे ही होता था स्पीकर साहब, मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। आज बजट आ रहा है, नहीं आ रहा, नो वन केयर्स। हमने शायद कहीं हुक्मरान तबके ने शायद कहीं लोगों को इस पूरे सिस्टम से उनकी अपनी जो तरजीहात थी उससे कहीं साइड पे कर दिया है, मार्जिनलाइज कर दिया है। हमें उनको वो एतमाद दिलाना होगा, ये हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। और इसका इम्पेक्ट यकीनी तौर पे इलेक्शन होते हैं तो नज़र आ रहा होता है टर्नआउट की सूरत में कि कितना फ़ीसद रह गया है इस जमहूरी निज़ाम पे। उसकी पासदारी करना, उसकी रखवाली करना हम सब जमहूरी क़ुव्वतों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर वही शरारतें होंगी जो कि पाकिस्तान की तारीख़ है, उसकी डिटेल में जाए बगैर मेरी आप लोगों से मेरी गुजारिश, मैंने कोशिश ये की कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करूं इंस्टेड ऑफ बैशिंग द गवर्नमेंट। मैंने कल बहुत डिटेल में, और मैं तो पूरी अपनी, अगर मैं बजट को, मैं ख़ुद अपने बजट की समरी करूं तो मैंने अपने तई तो कोई बात ही नहीं की। मैंने स्टार्ट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात से किया, मैंने सिंध की ADP स्कीम्स बताई, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सेइंग को कोट किया, और उसके बाद मैं आ गया पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो पे। ये भी तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि आईना दिखाया जा रहा है, आईना दिखाया जा रहा है। जहाँ जो अच्छे इक़दामात हुए हैं, कल चूँकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे मैं डिटेल में ज़्यादा बात कर नहीं सका था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो अच्छे इक़दामात हुए ना, हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। 3 जून 2023 में एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी और उसमें शर्जील इनाम मेमन साहब ने कैबिनेट को बताया था कि अगर मैं सिर्फ इस शहर की बात कर लूँ तो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि लगभग 15,000 बसें जो हैं वो ज़रूरत हैं इस शहर कराची की। आप ख़ुद गिन लीजिए कि कितनी बसें आपके पास हैं और आपको कितने सालों दरकार होंगे इस 15,000 को पूरा करने के लिए। जो अच्छा काम करेंगे अप्रिशिएट करेंगे, आप अपनी तरजीहात में डालें ताकि इन पिंक बस, येलो बस, ग्रीन बस, इलेक्ट्रिक बस, ये बस, वो बस, बहुत अच्छे इक़दाम हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बस एक और इम्पॉर्टेंट इशू है और वो है जो ये लीगल अफगानी इस शहर और पूरे सूबे में जो बस गए हैं ना, इसको सीरियसनेस के साथ देखना होगा स्पीकर साहब, वरना ये हमारी जानों को आएंगे। मैं फ्लोर ऑफ द ये बात कह रहा हूँ। हम तो भुगत रहे हैं, ये शहर वाले तो भुगत रहे हैं, अरसे से भुगत रहे हैं, अब ये पूरा सूबा भुगत रहा है, इसलिए अब परेशानी लग रही है। ये है हकीकत। बहुत अरसे से ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे था, बोलते रहते थे तो वो उसको पता नहीं कौन कौन से रंग दे दिए जाते थे। आज सब भुगत रहे हैं तो एहसास हो रहा है, एहसास हुआ, देर से हुआ, दुरुस्त हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं। मानसून की बारिशें एक्सपेक्टेड हैं कि ज़्यादा होंगी। बरसाती नालों की सफाई से लेकर जितने भी शहरी इलाके हों और चाहे वो जो देही इलाके हों, उसके लिए मैं इस स्पीच के तवज्जुह से ये डिमांड करूँगा कि इक़दामात करे हुकूमत। बहुत सारे, अगर मैं सिर्फ शहर की बात कर लूँ तो बहुत सारे बरसाती नाले हैं जो वो साफ़ नहीं हो सके हैं। हम भी बड़े लेट चल रहे होते हैं, तो बारिश होगी तो फिर आ जाते हैं, फिर सफाई करते हैं, फिर उठाते हैं कचरा ऐसे ही डाल देते हैं, फिर पड़ा रहता है 20-20 दिन, 25-25 दिन सड़ता रहता है। फिर वो उड़ जाता है, फिर सॉलिड वेस्ट वाले आते हैं, वो सफाई करते हैं और चले जाते हैं। इस रविश को भी चेंज करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आप ही को क्रेडिट मिलेगा। हुकूमत आपकी है जनाब, हुकूमत आपकी है। आखिर में मैं चाहूँगा कि जितनी मैंने बातें कही हैं वो उन बातों को सीरियसनेस के साथ लिया जाए।
मैंने गवर्नेंस को टारगेट करने की कोशिश की है। मैंने चाहा है कि ये शहरी और सही देही सिंध की जो खलीज है उसमें उस खलीज को कम करने में बहैसियत अपोजिशन लीडर अपना किरदार अदा कर सकूं। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि हुकूमत की जानिब से भी इस कार्य खैर में अपना कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। और मेरी ये खुशनसीबी है स्पीकर साहब, एक और बात, यहाँ बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं और आई मस्ट से मैं नाम लूँगा यकीनी तौर पे निसार खोड़ो साहब का, आगा सिराज दुरानी साहब का। ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैं इनके सामने जो है बहैसियत अपोजिशन लीडर, और कायम अली शाह साहब बैठे हुए हैं, कायम अली शाह साहब बैठे हुए हैं, CM साहब लुक्स यंग, वैसे ये भी बड़े सीनियर हैं 2002 से और बहुत सारे मेम्बरान हैं सारे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जो हूँ इनके सामने जो है बहैसियत अपोजिशन लीडर जो है वो स्पीच कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी जमात की ख्वाहिश क्या है कि रिकन्सिलिएशन की सियासत जो है वो इस सिंध सूबे के मसाइल का अल्टीमेट सोल्यूशन है। इंक्लूसिविटी लाएं, मसाइल मुश्तरका हों, हमारे मसाइल में हम मुश्तरका बात करें। आइए मैं लाड़काना के मसलों की बात करूं, आप शहर कराची के मसलों की बात करें, हम तैयार हैं इस उम्मीद के साथ कि सेंस प्रीवेल करेगा, इस उम्मीद के साथ कि हम मिलकर इस सूबे के लिए और इस सूबे के जो मुश्तरका मसाइल है ना उसके लिए हमेशा यक ज़ुबान यक आवाज़ रहे हैं। ये रिवायत रही है, इस चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। भाई गैस के मसले पे ज़्यादती करता है वफाक, ये हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पीपल्स पार्टी का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, कालाबाग डैम है, भाई आपकी भी रिजर्वेशन है, हमारी भी रिजर्वेशन है। ये मैं 2-3 दिनों से सुन रहा था, पता नहीं कौन सी बात को कहाँ से जोड़ दिया ला के, एक चीज़ तय हो चुकी है और इस पे ये जो चीज़ें वो प्रोवोक कर रहे होते हैं ना, उन पे पीपल्स पार्टी को भी और हुक्मरानों को भी नज़र रखने की ज़रूरत है, हमें भी नज़र रखने की ज़रूरत है। इस तमाम तरीके की शरारतों को जो है वो हम भरपूर अंदाज से मजम्मत करते हैं। सिंध के मसाइल मुश्तरका हैं, हमारे मसाइल मुश्तरका हैं। हम मिलकर कोशिश और काविश करेंगे तो इंशाअल्लाह एक बेहतर सिंध बना सकेंगे। बेहतर सिंध बनेगा, बेहतर कराची बनेगा, बेहतर सिंध बनेगा तो बेहतर पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ कि मैं पुरुमीद हो के अपनी नशिस्त लूँगा कि सूबाई हुकूमत जो है वो इंक्लूसिविटी की सियासत को फ़रोग़ देगी, लोगों के मसाइल को हल करने में। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट स्पीच मैं जब कर रहा हूँ अगले साल बजट में तो सिर्फ तनकीद ना हो, जो अच्छे काम होंगे उसकी फ़ाइल पहले बनाऊँ और उसके बाद जो थोड़े बहुत काम रह जाएँ कि जिसमें लूप होल्स मौजूद हो उसकी निशानदेही बाद में करूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सिंध हुकूमत जो है अगले साल मुझे उनके हक़ में उनके प्रो होकर तारीफ़ करके जो है मेरी तकरीर करने में मेरी मदद फराम करेगी। स्पीकर साहब आपका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, CM साहब का शुक्रिया, उनकी पूरी कैबिनेट का शुक्रिया और जितने सीनियर हमारे जो मिनिस्टर्स और मेम्बरान बैठे हुए उनका शुक्रिया कि उन्होंने मेरी स्पीच कल भी 2 घंटा, मैंने आज इसीलिए इस स्पीच की शिद्दत को भी कम रखा और वक्त को भी कम रखा क्योंकि ऑलरेडी मैं कल सारे काम कर चुका था। स्पीकर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हम तमाम जैसे मैंने नाम लिए उनका शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी स्पीच बहुत तामुल मिजाजी के साथ सुनी और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इस पर इंशाअल्लाह अमल करने के लिए भी जो है अपना लाएअमल CM साहब यकीनन बताएंगे। स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इस पूरे ऐवान का शुक्रिया, असेंबली का शुक्रिया।